क्लास मेरी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैराथन क्लास थी, क्लास लूंगा आने वाले समय में, ठीक है। तो फिर भाई बाकी लोगों की भी किसी की क्लास डिस्टर्ब होगी, ऐसे ही किसी और के लिए लेता हूँ कभी कभी, तो आपकी भी क्लास डिस्टर्ब होगी। एम्पायर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, सिख साम्राज्य पढ़ेंगे और तब हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे, ठीक है। तो मुगल एम्पायर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ठीक है, फिर मराठा, फिर सिख साम्राज्य, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे अकबर की। अब देखिए एक्चुअली अकबर का जो अकबर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ब्रॉड लेवल पर है, अकबर से संबंधित जो चीजें हैं वो बहुत ब्रॉड लेवल पर है, तो हमें उसी हिसाब से इसको लेकर चलना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अकबर के बारे में क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अकबर के प्रमुख कार्य, ठीक है, मेजर वर्क, ठीक है, मेजर वर्क ऑफ अकबर, ठीक है। अकबर के प्रमुख कार्य क्या पढ़ने जा रहे हैं? अकबर के प्रमुख कार्य, ठीक है, अकबर के प्रमुख कार्य, अकबर के प्रमुख कार्य, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना है इसे, अकबर के प्रमुख कार्य, ठीक है, अकबर के प्रमुख कार्य। तो देखिए अकबर के प्रमुख कार्यों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक एक करके चीजें समझते चलिए, ठीक है। प्रमुख कार्यों की बात करें तो हम पहले बता रहे हैं आपको बैरम खां का संरक्षण काल, मतलब अकबर से संबंधित चीजें, बैरम खां का संरक्षण काल, बैरम खां का संरक्षण काल, ठीक है। या बैरम खां के बारे में हम एक अलग से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे ये वाला है ना, ये वाला अकबर के जो प्रमुख कार्य इसको बाद में देखकर, ठीक है, बैरम खां को अलग से भी देख सकते हैं। तो बैरम खां के बारे में हमें क्या जान लेना चाहिए? बैरम खां के बारे में जो हमें जानना चाहिए वो ये कि बैरम खां अकबर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बैरम खां अकबर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक कड़ी को अलग अलग ही पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, अजय भाई, ठीक। अब देखिए है क्या मामला कि बैरम खां की बात करें अगर हम, ठीक है, तो बैरम खां पहली बात तो ये कि ये क्या थे, ये साथियों अकबर के क्या थे, अकबर के शिक्षक भी रह चुके थे, ये अकबर के शिक्षक रहे, ठीक है, मतलब अकबर के टीचर, ठीक है। तो एक तो ये अकबर के टीचर रहे, शिक्षक रहे। हालांकि अकबर के जो प्रमुख शिक्षक थे वो थे अब्दुल लतीफ ईरानी, बताया हमने आपको, लेकिन बैरम खां भी अकबर के शिक्षक रहे और साथ में ये अकबर के संरक्षक भी रहे। क्या रहे ये अकबर के संरक्षक भी रहे, ये अकबर के क्या रहे भैया, ये अकबर के संरक्षक भी रहे। संरक्षक का मतलब कह सकते हैं कि प्रोटेक्टर भी रहे, ठीक है, क्या रहे, प्रोटेक्टर भी रहे, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भैया बैरम खां जो है, बैरम खां का अकबर के लिए संरक्षण काल क्या था, बैरम खां का अकबर के लिए संरक्षण काल, ठीक है। संरक्षण काल मतलब किस समय से किस समय तक बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे, ठीक है। तो संरक्षण काल का मतलब कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन। पानीपत के तीसरे युद्ध का नेतृत्व भी किया, पानीपत के तीसरे युद्ध का नेतृत्व किया, तीसरे युद्ध का नेतृत्व भी किया, ठीक है ना, तीसरे युद्ध का नेतृत्व भी किया, ठीक है। इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध का नेतृत्व किया, मतलब लीडर था। बैरम खां ने 1560 में अकबर के खिलाफ विद्रोह भी किया, जी एकदम सही सुन रहे हैं आप, 1560 में अकबर के खिलाफ विद्रोह, अकबर के खिलाफ विद्रोह, ठीक है, अकबर के खिलाफ विद्रोह, ठीक है, अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। बैरम खां ने 1560 में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। अकबर के जो प्रमुख शिक्षक थे वो कौन थे, जो मेन टीचर थे अकबर के, जो प्रमुख गुरु थे, ठीक है, वो थे अब्दुल लतीफ ईरानी। पेपर में कभी पूछे कि अकबर के शिक्षक कौन थे तो आप बताएंगे अब्दुल लतीफ ईरानी। हाँ ये तीसरा बैटल है, दूसरा बैटल है, तीसरा नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भाई इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये दूसरा बैटल है, तीसरा नहीं है, ठीक है। भाई तो ये देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि अकबर के प्रमुख शिक्षक कौन थे तो आप बताएंगे अब्दुल लतीफ ईरानी शिक्षक थे, मतलब मेन टीचर थे। लेकिन बैरम खां भी शिक्षक रहे, कभी ऐसा हुआ कि अकबर के शिक्षक पूछे और ऑप्शन में अब्दुल लतीफ ईरानी ना हुआ तो बैरम खां बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि अकबर के शिक्षक के रूप में अब्दुल लतीफ ईरानी और बैरम खां दोनों ने काम किया, इसके बावजूद अकबर पढ़ लिख नहीं पाया और अकबर अनपढ़ शासक था, ठीक है। अकबर जो है अनपढ़ शासक था। आप जानते हैं कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है ना। अकबर से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पढ़ा लिखा नहीं था, तो आपका आंसर होता है क्या, अकबर, ठीक है। अकबर के संरक्षक थे ये, बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, उसके प्रोटेक्टर थे, एक तरह से बॉडीगार्ड थे, समझिए, ठीक है। और इनका संरक्षण काल 1556 से था। देखिए एक्चुअली अकबर बहुत कम उम्र में राजा बना, अकबर बहुत कम उम्र में राजा बना, मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, मात्र 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में राज्याभिषेक हुआ है। तो छोटा सा बच्चा कौन सी राजगद्दी संभाल लेगा, कैसे शासन प्रशासन संभाल लेगा। तो इसी वजह से बैरम खां का संरक्षण काल रहा और बैरम खां के ही नेतृत्व में चीजें चली, ठीक है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था जो कि 1556 में हेमू के खिलाफ हुआ था, ठीक है, हेमू के साथ हुआ था मुगलों का ये युद्ध, ठीक है, 1556 में। तो इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व भी बैरम खां ने किया। या कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे कि भैया पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया या मुगल सेना के सेनापति कौन थे, तो आप बताएंगे बैरम खां, ठीक है। और 1560 में बैरम खां ने अकबर के खिलाफ विद्रोह भी किया। अब सवाल यह है कि आखिर बैरम खां, दो चीजें, एक सवाल तो ये कि बैरम खां यदि अकबर के इतने करीबी थे तो फिर बैरम खां अकबर के नौरत्नों के क्यों नहीं थे। तो इसका जवाब ये है कि जब अकबर के नौरत्न बने, ठीक है, तब बैरम खां नहीं थे। बैरम खां शुरू में ही थे, ठीक है, बैरम खां शुरू में थे 1556 से 1560, ठीक है। और इस टाइम तक अकबर की कोई नौरत्न नहीं थी, ठीक है, कोई नौरत्न नहीं थे, ठीक है। तो उस समय जब नौरत्न बने तब ये थे ही नहीं, तो काहे बात रहेंगे नौरत्न। दूसरी बात कि आखिर बैरम खां जो अकबर का इतना बड़ा सपोर्टर था वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कैसे कर सकता है। तो वो ऐसे कि जब अकबर छोटा बच्चा था, जब अकबर छोटा था और बैरम खां उसके संरक्षक थे, तो शुरू में अकबर को बैरम खां से कोई दिक्कत नहीं थी। बैरम खां जो चाहते थे करते गए, जो चाहते थे करते गए, ठीक है। और लेकिन जब अकबर बड़ा हो गया तो उसे बैरम खां का हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। जैसे क्या होता है, जैसे हम आप हैं, हमें आपको बचपन में बड़ों की सारी बातें अच्छी लगती है, अपने माता पिता की सारी बातें अच्छी लगती है, बड़ों के द्वारा लगाई गई डांट भी अच्छी लगती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही बड़े जब हमें किसी मामले में समझाते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, अब समझदार हो गए हैं, हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, फिर हमें वो चीज बुरी लगती है कि ये हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं। वही चीज है कि अकबर जब तक छोटा था तब तक बैरम खां की सारी बातें अच्छी लगती थी। जब बैरम खां, ठीक है, जब अकबर बड़ा हो गया तो बैरम खां का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं आया और कुछ लोगों ने अकबर और बैरम खां के बीच में लड़ाई भी लगाई, मतलब ये है कि झगड़े भी कराए, मतलब दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया भी। और इस वजह से बैरम खां ने 1560 में विद्रोह किया। लेकिन बैरम खां ने चूंकि अकबर के लिए बहुत कुछ किया था, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बाहुबली को टप्पा ने मार दिया, ठीक है। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी इंस्पायर हुआ था, ठीक है, बाहुबली फिल्म का निर्माता, ठीक है, चंद्रमौली साहब, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जब अकबर के खिलाफ बैरम खां ने विद्रोह किया तो अकबर ने बैरम खां के इस विद्रोह को दबाया जरूर, लेकिन बैरम खां को मारा नहीं, बल्कि अकबर ने बैरम खां को क्या कह दिया कि आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप ये सब छोड़ दीजिए और कहां चले जाइए, हज यात्रा पर चले जाइए। तो कहते हैं कि 1560 में, ठीक है, बैरम खां हज यात्रा पर निकले, ठीक है, बैरम खां 1560 में हज यात्रा पर निकले और रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। बैरम खां 1560 में हज यात्रा पर निकले और रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है भैया। अच्छा भाई, अब क्या हुआ कि बैरम खां की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब बैरम खां की बीवी विधवा हो गई, तो कहा जाता है कि फिर अकबर ने बैरम खां के बीवी से विवाह किया। अब ये क्या एंगल है, अकबर ने बैरम खां की बीवी से विवाह किया, सलीमा बानो से, है ना, सलीमा से, ठीक है, बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया अकबर ने फिर सलीमा से विवाह कर लिया। अब आप कहेंगे सर क्यों विवाह किया, तो देखिए सलीमा से विवाह करने के पीछे जो भी कारण जो था भाई सीरियल वगैरह में दिखाया गया हो, लेकिन इतिहास कहता है कि अकबर ने बैरम खां की बीवी सलीमा से इसलिए
इसलिए केवल विवाह किया ताकि उनके बच्चे को पिता का नाम मिल पाए, पिता का संरक्षण मिल जाए, ठीक है। और इन्हीं बैरम खां के बेटे थे, इन्हीं बैरम खां के बेटे हुए कौन, अब्दुल रहीम, ठीक है। इन्हीं बैरम खां के बेटे हुए कौन, अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम कौन है, ठीक है, अब्दुल रहीम जो है वो इन्हीं के बेटे हैं। अब्दुल रहीम कौन है, तो भैया अब्दुल रहीम याद रखिएगा, इन्हीं के बेटे हैं। किसके बेटे हैं, बैरम खां के बेटे हैं, सन, ठीक है। अच्छा, और ये वही अब्दुल रहीम है जिन्हें अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी, ठीक है ना। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी। एक्चुअली में बैरम खां की अगर आप उपाधि देखेंगे तो बैरम खां की उपाधि है खान खाना। क्या उपाधि है, तो इनकी जो उपाधि है, इनका जो टाइटल है वो क्या है, इनका जो उपाधि है, इनका जो टाइटल है वो क्या है, वो टाइटल है साथियों खान, ठीक है, खान खाना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि खान खाना क्या होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो सैन्य अधिकारी होते थे, जो सैन्य अधिकारी होते थे, जो सैन्य अधिकारी होते थे, ठीक है, जो सैन्य अधिकारी होते थे, उसमें जो सबसे बड़ा पद था वो खान का पद था, है ना। जो सबसे बड़ा पद था, विभिन्न ऐसे समझ लीजिए कि विभिन्न सैन्य टुकड़ियों के जो प्रमुख थे उन्हें खान कह लेते थे, ठीक है। तो खान खाना का मतलब क्या है कि खाने का खान मतलब विभिन्न सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले का प्रमुख, विभिन्न सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व, विभिन्न सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले जो खान है उनके प्रमुख खान खाना। यहाँ तक कि आगे चलकर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इन्हें भी खान के खाना की उपाधि दी गई, लेकिन इनकी उपाधि में हम ऐसे लिखते हैं खान के खान, ठीक है। अब पता नहीं देखिए क्या है, हो सकता है कि दोनों उपाधि सेम, ठीक है। इस बारे में इतिहासकारों में फिलहाल तो विवाद है, ठीक है ना। आगे भी तो बिल्कुल खान खाना, ठीक है, खान खाना बैरम खान की उपाधि और खान ए खाना अब्दुल रहीम की उपाधि, ठीक है। दोनों उपाधियां अकबर के द्वारा ही दी गई। कहते हैं कि अब्दुल रहीम कौन है, अब्दुल रहीम जो है नौरत्नों में से एक थे, अकबर के नौरत्नों में से एक थे। और खान अब्दुल रहीम जो है ये कौन है, अब्दुल रहीम की बात करोगे, ठीक है। अगर हम अब्दुल रहीम की बात करें तो कौन है अब्दुल रहीम, तो अब्दुल रहीम के बारे में ये ध्यान दीजिएगा, अब्दुल रहीम के बारे में ये ध्यान दीजिएगा कि भाई अब्दुल रहीम जो है, ठीक है, ये बैरम खान के पुत्र तो नहीं है, ठीक है। बाकी साथ में ये नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। ये क्या थे भैया, नौरत्नों में से एक, नौरत्नों में से एक, नौरत्नों में से एक थे, नौरत्नों में से एक थे, ठीक है। वन इन नाइन जेम्स, वन इन नाइन जेम्स। दूसरी बात क्या है भाई, इनकी उपाधि, इनका टाइटल क्या हो गया, इनकी उपाधि इनका टाइटल क्या हो गया, तो भैया इनका टाइटल हो गया खान ए खाना, क्या खान ए खाना, ठीक है, खान ए खाना, ठीक। तो ये भी है कि इन्होंने और क्या किया, तो इन्होंने और क्या किया, इन्होंने एक बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया। किसका, बाबर नामा का फारसी अनुवाद, बाबर नामा का फारसी अनुवाद इन्होंने किया, बाबर नामा का फारसी अनुवाद, ठीक है। बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेट टर्किश टू, ठीक है, टर्किश टू पर्शियन, ठीक है, टर्किश टू पर्शियन। मतलब ये है कि तुर्की से फारसी भाषा में, किससे भैया, तुर्की से फारसी में, ठीक है। तुर्की से फारसी भाषा में बाबर नामा का अनुवाद इन्होंने किया, तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब इसकी उम्र कितनी थी उससे क्या मतलब है, कोई मतलब है बताओ, ठीक है। भाई अब्दुल रहीम की हम बात करें तो भाई ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये राजकवि भी थे, ठीक है, ये अकबर के राजकवि भी थे। मतलब कह सकते हैं कि रॉयल या स्टेट पोएट, क्या थे भैया, स्टेट पोएट, ठीक है। तो ये स्टेट पोएट तो थे, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, अमूमन लोग नहीं ध्यान देते हैं, क्या पूछा गया है कि कौन से मुस्लिम लेखक का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। अरे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। क्योंकि आपने रहीम के दोहे सुने, रहीम के दोहे के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना, ठीक है ना। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत कितना ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया से सुना है शिवानी जी, बहुत बढ़िया सुना है आपने कि पता है कौन सा कांसेप्ट कहा दिया, किसने कहा अकबर के समकालीन नहीं थे। हमने बैरम खान का कहा कि बैरम खान उस समय नहीं थे जब नौरत्न बनी, ठीक है। नौरत्न जब बनी तो बैरम खान नहीं थे, क्योंकि बैरम खान 1556 से 1560 तक थे केवल। जब अब्दुल रहीम थे तब तो नौरत्न बनी ही चुकी थी, और अब्दुल रहीम नौरत्नों में से एक तो थे ही थे। कहां ध्यान है ना, अजय भैया, सही बात है, योगदान, ठीक है ना, महत्वपूर्ण योगदान इनका है, महत्वपूर्ण योगदान इनका है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। हां जी, चल तो याद है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब्दुल रहीम की बात हो गई, ठीक है, अब्दुल रहीम की बात हो गई, बैरम खान की बात हो गई। तो देखिए भैया, तो बैरम खान, बैरम खान संरक्षक रहे 1556 से 1560 तक, ठीक है। उसके बाद क्या शुरू हुआ, उसके बाद पेटीकोट शासन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, पेटीकोट शासन। अब आप कहेंगे सर पेटीकोट शासन क्या था, तो पेटीकोट या पर्दा शासन, ठीक है ना, पेटीकोट या पर्दा शासन। तो जो पेटीकोट शासन है या पर्दा शासन है, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है अजी, इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि आप समझेंगे कि भाई पहले तो अकबर बैरम खान के संरक्षण प्रकार में रहे, ठीक है ना। जो पहले तो अकबर 1556 से कब से कब तक, भाई 1556 से 1560 तक बैरम खान का संरक्षण काल रहा। और जब बैरम खान से अकबर को छुटकारा मिला, जब बैरम खान से अकबर को छुटकारा मिला, तो ये है ना पेटीकोट शासन के प्रभाव में आ गए। पेटीकोट शासन का मतलब क्या था, पेटीकोट शासन का मतलब ये था कि भैया पेटीकोट शासन का मतलब था उस समय की शक्तिशाली महिलाओं का ग्रुप जो शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान देता था, काफी हद तक नियंत्रित करता था, है ना, और उसे बाधित करता था या संचालित करता था, ठीक है ना। तो पेटीकोट शासन का मतलब क्या है, पेटीकोट शासन का मतलब हो गया कि ऐसी शक्तिशाली महिलाओं का समूह जो शासन प्रशासन को प्रभावित करता था, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब क्या है मामला भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप कह सकते हैं अकबर के बारे में कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, ठीक है। क्योंकि बैरम खान के शासन से तो आजाद हो गए, मतलब बैरम खान के संरक्षण से तो आजाद हो गए, लेकिन अब पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के प्रभाव में आ गए। ये जो है ना, ये जो आपका पेटीकोट शासन था, इसमें मुख्य रूप से कौन सी महिला शामिल थी, तो माहम अनंगा, जी अनंगा, ठीक है ना। और दिल्ली का राज्यपाल शिहाबुद्दीन, कई लोग थे, आजम खान, ठीक है। तो इसमें मुख्य कौन थी, माहम अनंगा, ठीक है ना। कौन मुख्य था भैया, तो इसमें मुख्य कौन था, इसमें मुख्य कौन था, या कह सकते हैं कि हेड कौन था, ठीक है, हेड कह लीजिए, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ हेड कौन था, तो यहाँ हेड जो है माहम अनंगा थी। कौन भैया, माहम अनंगा थी, ठीक है, माहम अनंगा, ठीक है। अच्छा और ये भी समझिए उस समय में हरम हुआ करती थी, हरम, ठीक है ना। हाँ जी, उस समय क्या हुआ करती थी, हरम हुआ करती थी, हरम, ठीक है। हरम का मतलब क्या था, हरम का मतलब था कि जिसमें हजारों महिलाएं होती थी, हरम का मतलब हजारों महिलाएं इसमें होती थी। और ये जो हरम था जिसमें हजारों महिलाएं होती थी, ये जो महिलाएं थी, इन महिलाओं, ठीक है, का जैसे चाहे इस्तेमाल, ठीक है, राजा महाराजा, उनके बेटे, शाही खानदान के लोग, बड़े अधिकारी इनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये था हरम, ठीक है। और पूरे मुगल काल में जो सबसे बड़ी हरम देखने को मिलती है, सर्वाधिक संख्या जो हरम में देखने को मिलती है, ठीक है, वो कब मिलती है, अकबर के समय, ठीक है भैया। अच्छा तो इन्हीं ये जो हरम हुआ करता था, ये इन्हीं के, ठीक है, कंट्रोल में हुआ करता था, वो इन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। पेटीकोट शासन का मतलब समझा चुके हैं, जिन्हें ना समझ में आया हो बाद में एक बार फिर से देख लेंगे, और फिर ना समझ में आए तो आगे फिर पूछ लेंगे, लेकिन आज तो फिलहाल फिर से देखना पड़ेगा। चलिए ठीक, अब देखिए पेटीकोट शासन किया, पेटीकोट शासन के बाद आप देखिए कि बजट प्रथा की शुरुआत, बजट प्रथा की शुरुआत, ठीक है, बजट प्रथा शुरू किया।
है ना, तीर्थयात्री कर, ठीक है, बैन किया, ठीक है। तो कह सकते हैं तीर्थयात्री कर का मतलब होता है पिलग्रिमेज टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स। तो जो पिलग्रिमेज टैक्स है उसको बैन कर दिया 1563 में, ठीक है। और क्या किया गया, जजिया बैन कर दिया, क्या किया, जजिया भी बैन कर दिया। तो जजिया यहाँ पर बैन किया गया, ठीक है, जजिया आप देखेंगे बैन कर दिया गया। और जजिया जो बैन किया गया 1564 में बैन किया गया, कब भैया 1564 में जजिया बैन किया गया, ठीक है, 1564 में जजिया बैन कर दिया गया। अब और आगे बढ़िए तो आप देखेंगे अनुवाद विभाग की स्थापना, क्या भैया, अनुवाद विभाग की स्थापना, अनुवाद विभाग, ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना, ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, मतलब कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, या फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कर लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यह अनुवाद विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है ना, अजय भैया, अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। और क्या किया गया, अनुवाद विभाग की स्थापना की, बहुत सारे समाज सुधार के काम किए, ठीक है, बहुत सारे समाज सुधार के काम किए गए और इसी वजह से भारत के इतिहास में इसे इसके द्वारा किए गए समाज सुधारों के लिए जाना जाता है। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी हुए जो आपको ध्यान देना है, क्या भाई अकबर ने क्या कुछ सोशल रिफॉर्म किए, ठीक है ना, क्या किए, क्या कुछ सोशल रिफॉर्म किए। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अकबर ने किले बनवाए, ठीक है, किले भी बनवाए। तो कौन कौन से किले जो है अकबर के द्वारा बनवाए गए, ठीक है, फोर्ट्स जो बनाए गए अकबर के द्वारा, ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं एक सिंपल सी ट्रिक से। और ये ट्रिक है क्या, अलाई, ठीक है, अलाई ट्रिक है। और इस अलाई ट्रिक में क्या आएगा, आ से आगरा, आ से क्या, आ से आगरा का किला, ला से लाहौर का किला, ला से लाहौर का किला और ई से इलाहाबाद का किला, ठीक है, इलाहाबाद का किला, ठीक है। तो ये तीन किले जो है वो किसने बनवाए, अकबर ने बनवाए। किसने बनवाए दोस्त, अकबर ने बनवाए। तो देख लीजिए कि पेटीकोट शासन या प्रजा शासन, जिसमें पेटीकोट शासन का मतलब शक्तिशाली महिलाओं के प्रभाव में शासन चलाना पड़ा। बजट प्रथा की शुरुआत 1562 से, मतलब बजट सिस्टम आया, बजट के बजट किया जाएगा उसके हिसाब से खर्चे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दास प्रथा, दास प्रथा, भाई दास प्रथा के बारे में डिटेल में आपको बता चुके हैं, याद रख लीजिए कि अकबर ने बैन किया। हालांकि अकबर के द्वारा जिस दास प्रथा को बैन किया गया था उसका क्या मतलब था कि युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों को दास बनाने, युद्ध में हारे हुए सैनिकों को दास बनाने की प्रथा का अंत, ठीक है। मतलब ऐसा था उस समय कि जैसे मान लीजिए दो पक्षों के बीच में युद्ध हो जाए तो जो पक्ष जीत जाता था वो हारने वाले पक्ष के सैनिकों को अपना दास बना लेता था, ठीक है। तो अकबर ने ये सिस्टम खत्म कर दिया कि नहीं भैया, युद्ध में अगर किसी की हार होती है तो हार जीत तो लगी रहती है, क्षेत्र पर कब्जा अलग चीज है, लेकिन सैनिकों को दास नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों को दास बनाने की प्रथा का अंत ये हुआ, ठीक है ना। ये कंप्लीट एंडिंग नहीं थी स्लैब सिस्टम की, या दास प्रथा का कंप्लीट खात्मा नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, तीर्थयात्री कर मतलब पिलग्रिमेज टैक्स को खत्म किया, जजिया बैन किया, ठीक है, जजिया के बारे में पूरा डिटेल बता चुके हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान, आप उसे देखिएगा। अनुवाद विभाग मतलब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया जिसके माध्यम से महाभारत का, रामायण का, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिसका भाई फारसी में अनुवाद हुआ। समाज सुधार के काम बहुत किए जिसकी वजह से अकबर को भारत के इतिहास में, ठीक है, समाज सुधार के लिए याद किया जाता है, भारत के इतिहास में सोशल रिफॉर्म के लिए किस राजा को याद किया जाता है। तो ये जो तीन किले बनवाए आगरा, लाहौर और इलाहाबाद, इसको भी याद कीजिएगा, ठीक है। और देखा जाए अकबर ने और क्या किया, अकबर के और भी कार्य देख लेते हैं, अकबर के और भी कार्य देख लेते हैं और क्या किया है, अकबर के और भी, ठीक है, अकबर के कार्य ही देखा है, ठीक है। मतलब सिंपल है, वर्क ऑफ अकबर, ठीक है, वर्क ऑफ अकबर। तो अकबर के और भी जो काम है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अकबर के द्वारा और क्या काम किया गया जरा देखिए, ठीक है। अकबर ने आगे चलकर एक बनाया क्या भाई, मनसबदारी प्रथा शुरू की, ठीक है, मनसबदारी प्रथा शुरू की, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा शुरू की 1573-74 में, ठीक है, 1573-74 में अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें समझ आएंगी, बस आपको है ना बने रहना, एक एक चीज को समझते रहना। ये जो आपका मनसबदारी प्रथा 73-74 में से 72-73 रखिए, ठीक है, क्या कर लीजिए 72-73 कर लीजिए, ठीक है। मतलब मनसबदारी प्रथा स्टार्टेड, ठीक है, क्या हो गया, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी बसाया, फतेहपुर सीकरी बसाया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी बसाया, मतलब कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, इसी प्रकार से। और देखिएगा भाई फतेहपुर सीकरी को इसने कब बताया था, ये बताया था 1571। जहां पर डेट की जरूरत है कि भाई आपसे पूछ सकता है वो मैं जरूर आपको बताते चलूंगा, 1571। और यही फतेहपुर सीकरी में, यही फतेहपुर सीकरी में आप देखेंगे कि भाई बुलंद दरवाजा बना, फतेहपुर सीकरी में ही क्या था, बुलंद दरवाजा बनवाया, मतलब बुलंद फोर्ट, ठीक है, बुलंद सॉरी बुलंद फोर्ट, बुलंद दरवाजा बनवाया 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे बनवाया गया, क्या बुलंद फोर्ट, बुलंद फोर्ट, ठीक है, बुलंद फोर्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। अकबर ने और क्या काम किया, महजर जारी किया, ठीक है, महजर से पहले ये लिख लीजिए इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना स्थापित कराया 1575 में। तो 1575 में इबादत खाना बनवाया, ठीक है ना, हाँ जी, क्या किया गया, इबादत खाना बनवाया 1575 में, ठीक है ना, इबादत खाना बनवाया 1575 में, ठीक है। अब ये जो इबादत खाना आप देखें क्या हो गया, इबादत खाना, इसको भी ध्यान रखना है, इबादत खाना प्रेयर असेंबली कहते हैं, ठीक है, प्रेयर असेंबली कह सकते हैं, प्रार्थना हॉल, ठीक है। और इसके बारे में कंसेप्ट आपको समझाएंगे, अभी फिलहाल आप नोट कर लें। महजर, ठीक है ना, महजर जारी किया, ठीक है ना, क्या जारी किया, महजर, महजर क्या होता है, महजर जारी किया 1579 में, ठीक है, 1579 में महजर जारी किया। और इस महजर में क्या किया, स्वयं को, स्वयं को, ठीक है, स्वयं को मुस्लिम कानूनों का, स्वयं को मुस्लिम कानूनों का, कानूनों का सर्वोच्च व्याख्याता घोषित किया, सर्वोच्च व्याख्याता घोषित किया, सर्वोच्च व्याख्याता घोषित किया, सर्वोच्च व्याख्याता घोषित किया, ठीक है, खुद को, ठीक है, खुद को, मतलब कह सकते हैं कि क्या है, एक नया धर्म ही चलाया, आप जानते हैं, ठीक है, नया धर्म चलाया कौन सा, दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही धर्म चलाया, ठीक है, दीन इलाही धर्म चलाया, दीन इलाही धर्म शुरू किया, दीन इलाही धर्म चलाया, ठीक है, कौन सा भैया, दीन शुरू किया, ठीक है, 1582 में दीन इलाही धर्म शुरू किया। दीन इलाही एक नया धर्म है जिसे तौहीद इलाही भी कहते हैं, इसे और क्या कहा गया है, इसे जैसे हम तौहीद इलाही भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तौहीद इलाही, तौहीद इलाही, एक ही बात है ना, दीन इलाही या तौहीद इलाही, ठीक है, तौहीद इलाही, ठीक, दीन इलाही या तौहीद इलाही, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर इसने इलाही सम्मत चलाया, इलाही सम्मत शुरू किया, इलाही सम्मत, ठीक है, इलाही सम्मत शुरू किया, इलाही सम्मत, इलाही सम्मत शुरू किया कब, 1583, ठीक है। जैसे आगे चलकर शाहजहां ने बैन कर दिया, आगे चलकर शाहजहां ने बैन कर दी, ठीक है, आगे चलकर इसे किसने बैन किया भैया, शाहजहां ने बैन किया। और क्या किया, 16
16 कुल का सिद्धांत चलाया, 16 कुल का सिद्धांत चलाया, 16 कुल का सिद्धांत चलाया। क्या था? 16 कुल का सिद्धांत, 16 कुल का सिद्धांत चलाया, ठीक है। 16 कुल क्या? 16 कुल थियरी, ठीक है, इंप्लीमेंटेड, ठीक है। 16 कुल थियरी इंप्लीमेंटेड या स्टार्टेड, जो भी कह लीजिए, ठीक है। 16 कुल थियरी इंप्लीमेंटेड या स्टार्टेड, जो भी कह लीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम सीक्वेंस से है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आराम से सब समझ में आएगा आपको। देखिएगा, एक मिनट है, ऐसे सिंपल, ठीक है। मामला क्या है? मामला ये है कि जैसे अकबर के कार्य की हम बात करते हैं, ठीक है। हमने कहा भाई अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई, मनसबदारी प्रथा के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बहुत कुछ बताइए। मनसबदारी प्रथा की डिटेल बताऊंगा तो आप समझ रहेंगे। अकबर के कार्य में फतेहपुर सीकरी ने बताया है, फतेहपुर सीकरी 1571 में बताया, फतेहपुर सीकरी के बारे में आगे डिटेल में आएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में चलाया, मतलब गुजरात को जीता, गुजरात का अभियान किया, जीत गया, तो गुजरात को जीतने के लिए, जीतने के उपलक्ष्य में, गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ने 1572 में बनवाया। 1575 में इबादत खाना, 1575 में इबादत खाना बनवाया गया, वहीं पर फतेहपुर सीकरी में। ये देखिए दो तीन बातें जिसको कनेक्ट करके याद करना है, जैसे क्या? जैसे ये इबादत खाना है, ये महजर है, और ये दीन इलाही है, और ये इलाही सम्मत है। इन चारों चीजों को आपस में आप कनेक्ट करके कोरिलेट करके याद करना है। कैसे? ऐसे समझिए, भाई हम सब जानते हैं कि बाबर पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, थम्स अप था, ठीक है, अंगूठा छाप था। तो बाबर का अकबर क्या था? अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसके पास इतनी जानकारी कहां से आ गई कि वो अपने आप को मुस्लिम कानूनों का सर्वोच्च व्याख्याता कह रहा है, और सभी धर्मों को लगाकर एक नया धर्म शुरू करना, इतना ज्ञान कहां से आया? तो ये देखिए, एक अनपढ़ पाठक को इतना ज्ञान ऐसे आया कि इसने फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना स्थापित किया था, जो एक तरह का प्रार्थना हॉल था, ये जगह पर क्या होता था? विभिन्न धर्म के धार्मिक गुरुओं के साथ बैठकर यहाँ से डिस्कशन करता था। यहाँ इबादत खाने में क्या करता था? इबादत खाना मतलब क्या? इबादत करने वाली जगह, इबादत करने वाली जगह मतलब प्रार्थना करने वाली जगह। इबादत खाने में अकबर विभिन्न धर्म के धर्म गुरुओं के साथ, जैसे ईसाई धर्म के आका बीबा और मानसरेट, जैसे जैन धर्म के जिन विजय सूरी और हेमचंद्र सूरी, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम, जैसे जैन धर्म से संबंधित दस्तूर जी राणा और मेहर जी राणा, इन धर्म गुरुओं के साथ बैठकर यहाँ पर इसने डिस्कशन किया, और यहाँ डिस्कशन भी करता था, हर हफ्ते में 1 दिन का समय निकालता था, इबादत खाने में बैठकर डिस्कस करता था। तो जब धीरे धीरे विभिन्न धर्म के धर्म गुरुओं के साथ बैठकर डिस्कस करते 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 अकबर को विभिन्न धर्मों के बारे में ढेर सारी जानकारी हो गई, तब अकबर ने सबसे पहले 1579 में महजर नाम का एक दस्तावेज, एक पेपर, या यूं समझ लीजिए कि एक बिल पास करके, एक अधिनियम बनाकर, एक कानून बनाकर, एक अधिनियम बनाकर, एक कानून बनाकर क्या किया? अपने आप को मुस्लिम कानूनों का सर्वोच्च व्याख्याता घोषित कर दिया कि मुस्लिम कानूनों का सुप्रीम एक्सप्लेनेटरी मैं हूं। समझ, अपने आप को मुस्लिम कानून का सर्वोच्च व्याख्याता घोषित कर दिया। और जब अकबर ने ऐसा किया, जब अकबर ने ऐसा कहा कि मैं मुस्लिम कानून का सर्वोच्च व्याख्याता हूं, तो मौलानाओं में हड़कंप तो मचना ही था कि कौन पागल आ गया। और यह हड़कंप मचा जौनपुर के मौलानाओं में, और जौनपुर के मौलानाओं ने अकबर के खिलाफ जौनपुर से ही फतवा जारी कर दिया। क्या? फतवा जारी कर दिया। क्या होता है फतवा? फतवा का मतलब है कि अकबर के खिलाफ, एक तरह से समझिए कि ऐलान, ऐलान कि भैया अकबर जो गलत कर रहा है और अकबर को इसकी सजा मिलनी चाहिए, समझ रहे? तो फतवा जारी हुआ। ये प्रश्न आ सकता है कि महजर जारी करने पर अकबर के खिलाफ कहां के मौलानाओं ने फतवा जारी किया था? तो जौनपुर के मौलानाओं ने। तो क्या मौलाना थे? अकबर उनको इनसे नहीं तो कर सकता था, नहीं मान सकता था। तो अकबर ने क्या किया? इन मौलानाओं को उठवाया और लाहौर के बाहर फेंकवा दिया। कैसा है? इनको निकालो यहाँ से, ये बहुत तुम तलाक कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी भाई, हाँ, जौनपुर वही जहां हम कल गए थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप देखिए क्या है कि महजर जारी कर दिया, ठीक है, और इसी महजर में अकबर ने अपने आप को, ठीक है, आमिर उल मोमिनीन भी घोषित किया, है ना? इसी महजर में अकबर ने स्वयं को आमिर उल मोमिनीन भी घोषित किया, ठीक है। अच्छा, फिर अकबर को धीरे धीरे धर्म का ज्ञान इतना हो गया कि अकबर को लगा कि हर धर्म में कोई ना कोई बुराई है, कोई ना कोई कमी है, तो विभिन्न धर्मों से अच्छी अच्छी चीजों को निकालकर, विभिन्न धर्मों से अच्छी अच्छी चीजें निकालकर अकबर ने एक नया धर्म ही चला दिया, और उसका नाम दिया दीन ए इलाही या तौहीद इलाही, ठीक है। तो विभिन्न धर्म से अच्छी अच्छी बातों को निकालकर, और इसीलिए ये चीज आप देखते हैं, और दीन इलाही धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक नया कैलेंडर चलाया, एक नया सम्मत चलाया। अच्छा बिल्कुल, ठीक है, तो एक नया सम्मत चलाया, एक नया धर्म चलाया, मतलब कैलेंडर चलाया, ठीक है। तो इलाही सम्मत, इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, 16 कुल का सिद्धांत क्या है? 16 कुल का सिद्धांत मतलब सभी लोग आपस में भाईचारे की भावना से, सुलह की भावना से, प्यार की भावना से रहे, 16 कुल की भावना से रहे, ठीक है। तो ये 16 कुल सिद्धांत चलाया, और आज भी अकबर की राजधानी शुरू में क्या थी? ज्यादातर राजधानी क्या थी? आगरा। तो आज भी आगरा में एक त्योहार होता है, एक उत्सव होता है, जिसे 16 कुल उत्सव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? 16 कुल उत्सव कहा जाता है, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है अब्दुल्ला को पढ़ लीजिए, किसी बुक की कोई आवश्यकता फिलहाल अभी नहीं है, पीवाईक्यूज की बुक ले लीजिए आप, बाकी कोई, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा विशाल बाबू, बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ रहे ना? तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद करना पड़ेगा। भाई इनमें से मुझे हम लोगों को डिटेल पढ़ना है फतेहपुर सीकरी मनसबदारी प्रथा वगैरह के बारे में। आइए पहले फतेहपुर सीकरी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? फतेहपुर सीकरी के बारे में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, आइए देखते हैं फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बारे में डिटेल ले लेते हैं। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। ये जो साथियों फतेहपुर सीकरी आप देख रहे हैं, ये जो फतेहपुर सीकरी है, यह फतेहपुर सीकरी पहली बात तो कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है फतेहपुर सीकरी? आगरा, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। ये कि अकबर के समय में ही पर्दा प्रथा शुरू हुई, पर्दा प्रथा पहले से ही चल रही थी, बस अकबर ने उसको थोड़ा और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया, और आगरा में, ठीक है ना? देखिए, अच्छा भैया, ठीक। फतेहपुर सीकरी आगरा में। और दूसरी बात, विश्व विरासत स्थल है। क्या है ये? एक विश्व विरासत स्थल है। ये क्या है? यह एक विश्व विरासत स्थल है, ठीक है, एक विश्व विरासत स्थल है। मतलब क्या है ये? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है भैया। विश्व विरासत स्थल है मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अगली बात, तो अगली बात ये, ठीक है, एक हो गया आगरा में है, विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगली बात ये कि फतेहपुर सीकरी जो है ना, ये राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान से, ठीक है, सटा क्षेत्र है, ठीक है, से लगा, ठीक है, मतलब नियरेस्ट, क्लोजेस्ट टू राजस्थान, क्लोजेस्ट टू राजस्थान। फतेहपुर सीकरी 1571 में, ठीक है, 1571 में, 1571 में किसने बसाया? अकबर ने बसाया। ये पहले भी हमने
क्योंकि यहाँ पर रहते थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है ना, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है ना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहाँ पे, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा मतलब कह सकते हैं कि टॉम ऑफ चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत थे। देखिए एक बात है, जैसे अगर आपसे पूछे कि अकबर किस सूफी संत के दर्शन के लिए अक्सर जाया करता था, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अकबर किस सूफी संत के दर्शन के लिए अक्सर जाया करता था, तो आपका आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ। अकबर किस सूफी संत के दर्शन के लिए अक्सर जाया करता था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर शरीफ। और जब अकबर अजमेर शरीफ जा रहा था, जब अकबर अजमेर शरीफ जा रहा था, उसी दरमियान कछवाहा शासक भारमल ने अकबर से मुलाकात करी और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। क्योंकि कछवाहा शासक भारमल को यह पता था कि अकबर आज नहीं तो कल एक एक करके सभी राजपूत राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों पर हमला करके अपना एम्पायर एक्सपेंड करेगा। तो अगर हमें अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, अपनी कछवाहा राज्य को बचाना है, तो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना बुद्धिमानी है। और अभी अकबर अजमेर शरीफ आ रहा है, अभी अकबर अजमेर शरीफ आ रहा है, यह अच्छा मौका है, अकबर से मिलते हैं और उसके सामने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्योंकि अगर प्रस्ताव मंजूर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मंजूर हुआ तो अकबर को गुस्सा भी आ गया कि तुम मेरे से वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हो, तो कम से कम वो शेख सलीम चिश्ती सॉरी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा है, एक तरह से तीर्थ यात्रा पर है, तो मारेगा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, क्यों नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये प्रस्ताव रखा गया और अकबर ने उसे स्वीकार कर लिया। अभी समझिए, और आपसे पूछा है कि अकबर किसकी दरगाह पर दर्शन के लिए अक्सर जाता था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर शरीफ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, तब आप बताइए शेख सलीम चिश्ती। अगर आपसे कहा जाए अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे, ठीक है, तो अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती जहां पर रहते थे, उसी जगह को एक नए नगर के रूप में 1571 में अकबर ने बसाया, जो फतेहपुर सीकरी कहलाया। समझ में आया? अच्छा, और ये जो शेख सलीम चिश्ती है, कहां रहते थे? फतेहपुर सीकरी। इन्हीं की कुटिया में, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को जहांगीर की प्राप्ति हुई। अकबर को बेटा नहीं हो रहा था, पत्नियां तो बहुत थी। अकबर को कोई बेटा नहीं हो रहा था, पत्नियां तो बहुत थी, बिल्कुल बेमैन। अकबर को कोई बेटा नहीं हो रहा था, पत्नियां बहुत थी। तो कहते हैं कि अकबर जब बेटा नहीं हो रहा होता है तो थोड़ा जाते हैं ना संत महात्माओं के पास, तो अकबर भी गया शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। उन्हीं की कुटिया में जोराबाई की तरफ से एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम अकबर शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रख देता है। उस बच्चे का नाम अकबर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए उसका नाम सलीम रख देता है। और अकबर प्यार से इस सलीम को शेखू बाबा कहता है। क्या कहता है? शेखू बाबा, मतलब छोटे शेख सलीम चिश्ती। समझ रहे हैं? मतलब शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म हुआ था सलीम का, जिस बच्चे का उसका नाम इनके नाम पर रखा गया, अकबर इनको शेखू बाबा कहता था। और यही बच्चा आगे चलकर अनारकली के साथ डिस्को चला गया। यही बेटा आगे चलकर अनारकली के साथ डिस्को चला गया, ठीक है। और यही बेटा आगे चलकर इतना करारी करता है कि इसकी पत्नी मान भाई अफीम खाकर आत्महत्या कर लेती है। और यही बेटा आगे चलकर अकबर के खिलाफ 1602 में विद्रोह कर देता है। सोच कर देखिए, जिस बच्चे का जन्म इतनी मिन्नतों, इतनी इबादतों के बाद हुआ था, जिसे इतने लाड प्यार से अकबर ने रखा, उस बेटे सलीम ने, जहांगीर ने 1602 में अकबर के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और मुगलिया सल्तनत को चुनौती दी। और अब बताओ, अकबर इसी तनाव वियोग में बीमार हुआ और मृत्यु हो गई। फिर भी पिता तो पिता है, मरने से पहले अकबर ने पुनः जहांगीर को माफ कर दिया, ठीक है। तो एक बेटा ऐसा भी, ठीक। अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, है ना। चलिए, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा तो हुआ, क्या चलो फतेहपुर सीकरी। भैया फतेहपुर सीकरी में क्या क्या था, लिखो फटाफट। इबादत खाना यहाँ बनाया गया, क्या यहाँ पर इबादत खाना बनाया गया, तो छापो भैया, क्या करना है, इबादत खाना, इबादत खाना। मुगल अवतार कब खत्म हुआ? खत्म तो बहुत पहले हो गया था, अब बस पढ़ के निपटा लेना है। इबादत खाना यहाँ पर और क्या, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल मतलब जोधाबाई पैलेस, पैलेस और पंचमहल, पंचमहल, ठीक है, पंचमहल, ठीक है। और बीरबली महल, बीरबली महल मतलब बीरबली पैलेस, हवा महल, हवा महल तो जयपुर में, यहाँ पर पंचमहल है, ठीक है। बाकी इनका मकबरा है, ठीक है, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी रहा है, अकबर की राजधानी कब से कब तक अकबर की राजधानी रहा, क्या बताया था ये बात कि कब से कब तक कैपिटल रहा था, तो 1571 से 1550, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं गाता, तो गाने वाले गाने सुनोगे, गाना वाला सुनना छोड़ दोगे, सही बता रहा हूँ, है ना। हाँ, मूड है जाता है। चलिए, तो भैया फतेहपुर सीकरी के बारे में बता दिया। अब देखिए लगातार, ठीक है, आप देखिए कि भाई कुल मिलाकर आपको बैरम खान के बारे में बता दिया, आपकी बहन के बारे में बता दिया, उनके बेटे हैं, अकबर के प्रमुख कार्य हो गए, ठीक है, और फतेहपुर सीकरी वगैरह हो गया। अभी अकबर के बारे में आप समझिए कि ठीक ठाक चीजें हैं जो पढ़नी सेफ है। और जैसे ही अकबर कंप्लीट होगा, उसके बाद तो मुगल काल तेजी से बढ़ेगा। एक दिन में जहांगीर हो जाएगा, एक दिन में शाहजहां हो जाएगा, या हो सकता है एक दिन में जहांगीर और शाहजहां दोनों हो जाए, और फिर एक दिन में औरंगजेब हो, ठीक है। मतलब ये मानकर चलिए कि इस हफ्ते मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते हर हाल में मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, किस पर, मराठों पर और सिखों पर और विजयनगर और बंगाली साम्राज्य पर, ठीक है ना। तो मतलब
चीजें हैं वो मैं पूरा अपना जीके का जीके अंदाज में लिखवाऊंगा, मैं ये फ्लोचार्ट बनाकर बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जो पीपीटी में देने की मजबूरी है वो दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सिलेबस तेजी से खिंच जाए और आपका समय से खत्म हो जाए। ठीक है भैया? हाँ जी, ठीक है। हाँ, मनसब का मतलब होता है अधिकारी, ठीक है, तो मुगल काल में मनसब अधिकारियों को मनसब कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, कल मुलाकात करते हैं, बाकी जबरदस्त जिंदाबाद। हाँ, जनवरी में हिस्ट्री खत्म करके फिर पॉलिटी शुरू करेंगे। ठीक है।